अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी कैश बजटिंग पे कल डिस्कशन स्टार्ट हुई थी और हमने उसके पास पेपर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो शुरू किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22 और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 25 को भी डिस्कस किया था। तो कोई इशू कल के लेक्चर से, किसी वर्किंग पे कोई हेल्प या गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 पे फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन, क्योंकि हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमने उसमें जो सेल्स से रिसीट का पार्ट था उसको सिर्फ देखा था। तो अब ज़रा बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन था कैलकुलेट कैश रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ द बिज़नेस। नया बिज़नेस शुरू होने जा रहा है, उसके फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का कैश बजट बनाना था। तो अब ज़रा हम कैश रिक्वायरमेंट बनानी थी, कैश रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें फिर चीज़ें फीड करनी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, कैश रिक्वायरमेंट 2 क्वार्टर्स, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, और जैसे हमारा फॉर्मेट होता है वैसा ही रहेगा। रिसीट्स रहेंगी। रिसीट्स में कल हमने वर्किंग की थी फ्रॉम सेल्स और हमने कैश और क्रेडिट सेल्स इकट्ठी कर ली थी, तो हम सेल्स से रिसीट्स ले रहे हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है शायद रिसीट की कोई आइटम थी नहीं, इसके बाद सारी पेमेंट्स ही हैं। तो पेमेंट्स की आइटम हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे और फीड करते जाएंगे। तो सेल्स की फिगर हमने सेल्स से रिसीट्स की हमने 2 फिगर निकाली थी। क्वार्टर 1 क्या था, रुपीज इन 1000 किया था हमने, रुपीज 8031, और क्वार्टर 2 9400। लीजिए जी, ये हमारी रिसीट्स हमने जो वर्कआउट कर ली थी वो आ गई। अब हमें पेमेंट्स की साइड पे चलना है और इस पे काम करना है कि पेमेंट्स में क्या क्या आइटम्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अच्छा, ये सवाल पे एक साथ नज़र डालें तो पेमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तो ये चीज़ है जिसमें हमारी पेमेंट जिसके अगेंस्ट जानी एक्सपेंसेस हैं, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिनके अगेंस्ट हमारी पेमेंट जानी है। और इसके अलावा हमारे पास पेमेंट्स के लिए ये मशीनरी है नोट नंबर 3 में, क्योंकि नोट नंबर 2 ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस के बारे में ही है। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। ये एडिशनल मशीनरी है विच विल परचेज ऑन 1 जुलाई एट कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन। ये इसकी जी मशीनरी की वैल्यू आ गई, ये भी हमें ख़रीदनी है। वेरिएबल ओवरहेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात है, ये एक्सपेंसेस की पेमेंट की बात है। अच्छा बेटा, काम करें, आप नोट नंबर 2 से लेके 6 तक एक बार फिर पढ़ लें ताकि हमें पेमेंट्स के बारे में ज़रा क्लैरिटी आ जाए। बस ये मैं करता हूँ कि नोट नंबर 3 में जो 60 मिलियन आ रहा है ना, इसको मैं ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी हमारी एक पेमेंट आइटम है। परचेज ऑफ मशीनरी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। परचेज ऑफ मशीन 60 मिलियन मतलब 60,000 रुपीज़ इन 1000 में। बाकी ज़रा ये नोट्स एक बार पढ़ लें ताकि हम उसके बाद काम शुरू करें।
अच्छा जी, अब हम ज़रा पेमेंट्स की आइटम वन बाय वन पिक करते हैं। हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दी गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़मरात कि आपने पूरे साल में यूनिट्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट 37,500 है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि इसका 80% वेरिएबल है और दीज आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर्स। हमारे बिजनेस का पहला साल है, पहले 2 क्वार्टर हैं। 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वेरिएबल और 1 मंथ इन एरियर पे होना है। इसका मतलब पहले मंथ की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पे होगी सेकंड मंथ में और दूसरे की तीसरे में। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 2 महीने की पे होगी और नेक्स्ट क्वार्टर में 3 के 3 महीने पे होगी, एक पिछले क्वार्टर की और 2 अगले क्वार्टर की। ठीक है, तो हमारी वर्किंग जो बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी वर्किंग हमारी रहेगी। हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 37,500। इसमें से 80% वेरिएबल है और ये मंथली वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्वार्टर 1 में 2 महीने की जाएगी और क्वार्टर 2 में 3 मंथ्स की जाएगी। तो जनाब बताइए क्वार्टर 2 में कितनी पेमेंट होगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मद में? जी 5,000 और यहाँ पे जाएगी 7,500। लीजिए ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की पेमेंट कर ली, फिक्स्ड को हम बाद में देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की पेमेंट हमने ले ली। ये मैंने नोट नंबर 2 जो है इसको टैकल कर लिया। नोट नंबर 1 कल हम रिसीट्स में देख चुके थे, नोट नंबर 2 हमने देख लिया। नोट नंबर 3 में जो मशीनरी पार्ट है इसको हमने देख लिया है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन पार्ट है इसको हम देखेंगे वाइल डीलिंग विद फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें अभी हमारी डेप्रिसिएशन पार्ट पेंडिंग है, उसको हम देखते हैं। आगे आइए, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स आर 105 पर यूनिट, दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। 105 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जिस महीने सेल की उस महीने पे करने हैं। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मंथली पे होने हैं, मतलब हर क्वार्टर का खर्चा उस क्वार्टर में पे हो जाना है। तो क्वार्टरली सेल्स कितनी है हमारी? 24,000 सालाना सेल है, 24,000 यूनिट्स पर यूनिट खर्चा ना, बटा 4 करोगे तो क्वार्टरली सेल आ गई। तो बेटा खर्चा भी तो पर यूनिट ही है ना, 105 रुपये पर यूनिट है, तो मुझे यूनिट ही चाहिए। क्वार्टरली यूनिट्स है और ये इंटू 105 ये क्वार्टरली खर्चा आ गया और जिस पीरियड का खर्चा उसी पीरियड में पे हो जाना है। ठीक है, तो क्वार्टरली खर्चा कितना बना? 630 और 630। लीजिए जी, ये वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कहानी भी होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं सिर्फ उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से ज़रबे तकसीम में बना रहा हूँ। उसने कहा 105 रुपये पर यूनिट खर्चा पे होना है, जिस महीने का खर्चा उस महीने पे हो जाना है। तो मैंने मतलब जिस महीने का खर्चा उस महीने पे होना है, तो मतलब जिस क्वार्टर का खर्चा उस क्वार्टर में पे होना है। तो मैंने क्वार्टरली खर्चा बना लिया। मेरा क्वार्टरली सेल्स यूनिट्स क्या है इंटू 105, ये क्वार्टरली खर्चा है और क्वार्टरली ही पेमेंट है। तो ये मेरी वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कहानी भी होगी ख़त्म। हमने पॉइंट नंबर 5 को भी काफ़ी, पॉइंट नंबर 4 को भी काफ़ी हद तक डील कर लिया। इसमें ये जो पार्ट डील कर लिया, बैड डेट्स की कहानी क्या उसको हम देखते हैं। आगे अब हमारी 2 बातें रह गई हैं, एक फिक्स कॉस्ट जो कि नोट नंबर 5 में है और एक नोट नंबर 6 में भी कोई कहानी है। इसको भी ज़रा पहले नोट नंबर 6 को देख लेते हैं, नोट नंबर 5 बाद में देखते हैं। नोट नंबर 6 की क्या इम्प्लीकेशन है? कोई इम्प्लीकेशन है? नो, व्हाई नो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है? जो यूनिट बेचे हैं उनकी कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं? जो यूनिट सोल्ड हैं उनकी कॉस्ट है। क्या इसमें जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट भी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, उस वैल्यू में
इन्वेंट्री की वैल्यू पड़ी हुई जो मैं निकाल सकता हूं, वो ऑलरेडी निकल चुकी है, उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है। जो यूनिट बेचे हैं वो उनका खर्चा है, जो बेचे नहीं है, जो इन हैंड है, उनका खर्चा वो भी तो लगना है ना। तो मैंने सिर्फ जो यूनिट बेचने हैं वो नहीं बनाने, मैंने जो इन्वेंट्री में रखने हैं वो भी बनाने हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पीएनएल में चार्ज हो गया और ये मेरा बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, वो पीएनएल में चार्ज हो गया, वो एक्सपेंस है। ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ ये एसेट है, पर जेब से पैसे तो गए, एक्सपेंस पे भी पैसे लगते हैं, एसेट बनाने में भी पैसे लगते हैं, कैश बजट बना रहे हैं ना। तो मैंने अभी एक्सपेंस की पेमेंट ली है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो यूनिट बेचे हैं उन पे जो खर्चा लगा, लेकिन जो यूनिट मेरे पास पड़े हुए, मतलब मैंने अज्यूम करो मैंने 100 यूनिट बनाए, 100 में से 90 बेचे, मेरा यूनिट्स बनाने पे खर्चा कितने यूनिट का खर्चा लगा, 100 का, बेचे मैंने 90, तो पीएनएल में कितना गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना गया, 90 का खर्चा, बाकी 10 का बैलेंस शीट में पड़ा है ना। तो ये वो 10 की बात हो रही है, वो पीएनएल था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यूनिट बेचे उनका खर्चा वहां गया है, जो यूनिट नहीं बेचे बनाए हैं वो इधर पड़े हैं, तो उनका खर्चा कितना है। ये भी वेरिएबल कॉस्ट लेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट एडिशनल यूनिट बनाने से नहीं बदलती, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, मेरे पास ये वेरिएबल कॉस्ट पड़ी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूनिट्स की है, ये 24,000 की, तो 1,000 पे कितना खर्चा लगेगा, 125, और ये आएगा Q1 में, क्योंकि इन्वेंट्री आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इन्वेंट्री कारोबार जब शुरू करते हैं तो पहले इन्वेंट्री बनती है, वो डिस्प्ले पे लगती है, फिर बिकने शुरू होती है। ये तो समझो 1000 यूनिट बना के हमने दुकान में लगा दिए, अब गाहक आता जाएगा, बेचते जाएंगे, 1000 यूनिट दुकान में लगे पड़े हैं और बेचने के लिए 24,000 मजीद हमने बनाया जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नज़र आ रहे हैं हमें। इसका मतलब हमने पूरे साल में 25,000 यूनिट बनाने हैं, पूरे साल में 25,000 यूनिट बनाने हैं, 1,000 फिनिश यूनिट में पड़े रहेंगे, 24,000 हम बेचेंगे, ठीक है। तो 24,000 की कॉस्ट हमें गिवन थी, तो हमने वहाँ से 1,000 की कॉस्ट निकाल ली, ये दुकान पे हमने डिस्प्ले पे समझो लगा दिए, अपने शोरूम में लगा दिए हैं, ये वहीं पर पड़े रहेंगे हमारे पास। अब आखिरी आइटम रह जाती है हमारी जी फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी दो जगह पेयर हो रही है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी है और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी है। चलें पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। अच्छा, पेमेंट पैटर्न चूंकि दोनों का सेम है, पेमेंट पैटर्न तो सेम है ना दोनों का, उसने नोट नंबर 5 में बताया हुआ है, 6 में बताया हुआ है, 5 में। पेमेंट पैटर्न चूंकि दोनों का सेम है तो मैं पहले कैश एक्सपेंडिचर दोनों का निकाल लेता हूं, फिर इसकी पेमेंट वर्कआउट करूंगा। तो मैं एक वर्किंग की मदद से मैं कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले लेता हूं। तो जनाब वो है 37,500 का कितना, 20%। 37,500 का 20% कितना बनता है भैया, 7,500 रुपीज इन 1000 में, ये 7,500 है। इज इट ऑल कैश कॉस्ट? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमें देखना है कॉस्ट में जो नॉन कैश है वो निकाल देना है। तो जनाब इसमें से डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन लेस कर दो। मशीन खरीदी हमने 60,000 की, रेजिडुअल वैल्यू 7,500 और लाइफ कितनी 15 ईयर्स। सालाना डेप्रिसिएशन, ये सालाना खर्चा ही है ना, तो सालाना डेप्रिसिएशन कितनी है 3,500। तो दैट्स इट, बाकी बचा ये 4,000। ये हमारा प्रोडक्शन का खर्चा आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैश एक्सपेंडिचर, यही काम हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ करते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है, कितने हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,800। इसमें से हमें दो चीजें लेस करनी है, कौन कौन सी भला? एग्जैक्टली, इसमें एक हमने बैड डेट्स लेस करने हैं
क्योंकि उसने बताया ना मैं नोट में कि इसमें बैड डेट्स भी शामिल है और वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। बैड डेट्स लेस करेंगे और वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। ये हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये हमें फिक्स्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे और यहां से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ जाएगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि होगी ए प्लस बी। फिर हम इसकी पेमेंट की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम टोटल सालाना कॉस्ट निकालते हैं। तो बैड डेट्स कितने हैं जी हमारे? हमारी सेल्स हैं क्रेडिट 24,000 टोटल सेल्स, इसका 75% क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल की प्राइस है 2200 और इसका 2% बैड डेट्स। यही है जी कैलकुलेशन। क्योंकि हमारा सालाना खर्चा है ना, तो सालाना बैड डेट्स चाहिए मुझे। मेरे एनुअल बैड डेट्स की कैलकुलेशन वेरीफाई कीजिए, यही बनती है। कोई इतराज है तो बताइए बेटा, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। सालाना सेल 24,000, 75% क्रेडिट सेल की प्राइस 2200 पर यूनिट, ये सालाना क्रेडिट रेवेन्यू बन गया। इसका 2% बैड होना है, तो सालाना एक्सपेंस बैड डेट्स का कितना भाई? 792। वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सालाना सेल 24,000 और वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 105 पर यूनिट, कितना बना? 2520। लीजिए जी, ये कितना बना जी वैल्यू? 1488 और सम कीजिए इसके साथ a प्लस बी 5488। ये हमारा एनुअल, ये मेरी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन देख लीजिए, एनुअल कैश फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है जी। एनुअल कैश फिक्स्ड कॉस्ट है। मैंने इसमें जो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी निकाल दिए थे और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी निकाल दिए थे। बैड डेट्स मैंने इसलिए निकाले क्योंकि बैड डेट्स में ऑलरेडी रिसीट्स में रिडक्शन के तौर पे शो कर चुका हूं अपने बजट में। बैड डेट्स रिसीट्स में रिडक्शन के तौर पे हमारे दिखाए जा चुके हैं, तो इसलिए हमने उन बैड डेट्स को पेमेंट में शो नहीं करना। अच्छा जी, अब हमने इससे कैश पेमेंट निकालनी है। ये हमारा सालाना खर्चा आ गया, इससे अब हमें कैश पेमेंट निकालनी है। तो कैश पेमेंट के लिए अब हम पढ़ लेते हैं पेमेंट का नोट नंबर 5। 50% of the fixed cost would be paid immediately when incurred, while remaining 50% would be paid 15 days in arrears. ओवरहेड का 50% खर्चा विल बी पेड एज इनकर्ड और बाकी 50% जो खर्चा है वो 15 दिन एरियर से पे होगा। अच्छा, मेरी इसकी वर्किंग थोड़ी सी मुझे समझ जो आती है, एग्जामिनर की वर्किंग थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप एग्री करते हैं तो फिर हम उसको उसके मुताबिक ही ट्रीट करेंगे। 50% तो इमीडिएट पे होना है ना, तो 50% डिले से पे होना है, तो इसको दो हिस्से कर दें, 50-50 ज़्यादा कर दें। तो जनाब 50% क्या बनता है इसका? 2744 और दूसरा बना 2744, दो हिस्से कर दिए। हमने कहा जी ये तो जब इनकर होना वैसे ही पे हो जाना। इसका मतलब इसको मैं अगर डिवाइडेड विद 12 करूं तो मंथली खर्चा आ गया, इंटू 3 कर दूं तो क्वार्टरली खर्चा आ गया। इस हाफ का मसला हल हो गया। क्वार्टरली खर्चा क्वार्टरली पेमेंट, ठीक हो गया। तो बताओ जरा इसका कितना बना? 686। ये तो जैसे खर्च होगा वैसे पे हो जाएगा। क्वार्टर 1 में भी 686 और क्वार्टर 2 में भी 686। एग्रीड? इसकी कहानी तो क्लियर है। अब हम जरा दूसरे की कहानी बात कर लें। दूसरे की कहानी बात कर, इसका क्या होना है? अब ये सालाना खर्चा है और मगर इसको डिवाइड कर दूं 12 से तो ये माहाना खर्चा हो गया। पहले क्वार्टर में
कितने अर्से की पेमेंट होगी? 15 दिन डिले है ना, तो 2.5 महीने की पेमेंट हो जाएगी, और दूसरे क्वार्टर में 3 की पूरी हो जाएगी, क्योंकि पिछले 15 दिन आ जाएंगे, 2.5 अगले के आ जाएंगे, ऐसा ही है। तो भाई इंटू 2.5 ये क्वार्टर 1 हो गया, इंटू 3 ये क्वार्टर 2 हो गया। तो बताइए जनाब यहाँ पे क्या है? 572, और यहाँ पे 686। बेटा ये थोड़ा ठीक कर रहे हो, 2744 डिवाइड बाई 12 इंटू 2.5 572, ओके, और इंटू 3 686। लीजिए जी, सम कर लीजिए इन दोनों का सम, 1258, इनका सम 1372। लीजिए जी, 1258 एंड 1372, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट है, फिक्स कॉस्ट की पेमेंट है, वर्किंग 1 के रेफरेंस से कह लीजिए। तो 1258 एंड 1372, दैट्स इट। लीजिए जी, यहाँ से नेट रसीट है या पेमेंट है ये डिटरमिन कर लीजिए। यही हमारा सवाल है, हमें नेट रसीट या पेमेंट बनानी है। क्वार्टर 1 का टोटल, नेगेटिव 60107, और क्वार्टर 2 2438 पॉजिटिव। लीजिए जी, कैश बजट हो गया। इस पूरे सवाल में ये एक फिगर है जो मेरी क्या इससे एग्जामिनर के आंसर से टैली नहीं हो रही। देख लीजिएगा इसको, आपके दिन में कोई और सोच आए। मेरे दिन में सवाल पढ़ के जो तरीका आया, मैंने उस हिसाब से, जैसे मैं कहता हूँ आपको स्टेटमेंट पढ़ो, उसके नंबर बना लो, तो मैंने बिल्कुल जैसे उसने स्टेटमेंट में कहा मैंने वैसे नंबर बनाए हैं कि भाई इसका 50% खर्चा फ़ौरन पे होता है और 50% खर्चा 15 दिन डिले से पे होता है। तो जो मुझे समझ आई इसके मुताबिक मैंने ज़र में तकसीम में, मुझे तो ये लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए। एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी फ़र्क है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करता। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जो समझ के मुताबिक किया शायद ये ठीक है। जी, कोई सवाल? कैश बजट का पहला सवाल, जो कि आप कह सकते हैं मे बी पास पेपर में आसान तरीन सवालों में से एक सवाल था, तो मैंने कोशिश की कि पहले नंबर पे हम वही सवाल टच करें जिसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स ना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे जो असूल पड़े थे वही यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। कैश, नॉन कैश एक्सपेंडिचर के, पेमेंट के। सिर्फ एक जो एस्पेक्ट इसने टच किया जो इससे पहले आपने शायद फोकस नहीं किया हुआ था, अभी भी मुझे लगा कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की पेमेंट भी हमें करनी होती है। जो हमने चीज़ें बेची हैं सिर्फ वही, उन पर खर्चा नहीं लगता, जो चीज़ें हमने बना के रखनी है। अच्छा ये देखिएगा, ये इन्वेंट्री चूँकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन था ना, इसलिए इन्वेंट्री बनानी पड़ी। अगर वो कहता पुराना कारोबार चल रहा है और 1 महीने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो तो पहले की बनी पड़ी हुई थी, तो उसकी पेमेंट नहीं हमने लेनी थी। हाँ ये हो सकता था, वो कहता था पुराना कारोबार चल रहा है, पिछले साल इन्वेंट्री 1000 यूनिट की थी, अब हमने 1200 की रखनी है, 200 बनाने पड़ते ना, फिर जो बेचने हैं उनके अलावा 200 इन्वेंट्री के भी बनाने पड़ते हैं, तो उनका खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी लॉजिकल, आप सोचनी है तो इंशाअल्लाह चीज़ों को लॉजिकली सोचेंगे, आपका मामला खुद ब खुद इंशाअल्लाह हल होता जाएगा। जी, कोई सवाल? कैश बजटिंग का पहला सवाल, इसमें एक वर्किंग हम इसकी ऑलरेडी कल कर चुके थे, बाकी काम हमने आज डिस्कस कर लिया। कोई सवाल?
जी बेटा, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा जी, ये एक हमारा कैफ में जो सवाल आया था कैश बजटिंग का, स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन 7, हमारी किताब में भी क्वेश्चन 7 ही है। स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन 7, किताब का भी क्वेश्चन 7। सादिक लिमिटेड, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द बजटेड नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। बजटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो मेजर करना है फॉर द ईयर, मतलब कैश बजट बनाने को नहीं उसने कहा जी इनफ्लो और आउटफ्लो मेजर करो। क्या तो ड्यूरिंग द ईयर क्या बजटेड इनफ्लोज हैं, क्या बजटेड आउटफ्लोज हैं, उनको बनाना है हमें। और बजटिंग कैश फ्लो के बारे में आपको एक तो फिर याद करा दूं, मैंने आपसे कहा था कि अगर डाटा परमिट करे या रिक्वायरमेंट हो तो हम कैश बजट को स्मॉलर पीरियड में ब्रेक करते हैं। अगर डाटा परमिट करे या क्वेश्चन मांगे, जैसे पिछले सवाल में उसने कहा 2 क्वार्टर का बनाओ, तो हमने 2 क्वार्टर का बना दिया। अब यहां पे उसने कहा है 1 साल का बनाओ, तो हम देखेंगे क्या मंथली या क्वार्टरली डाटा परमिट करता है हमें डाटा कैश फ्लो ब्रेक करने के। अगर तो डाटा में परमिट करेगा इसको क्वार्टर्स में ब्रेक करने का, यूजुअली साल के 12 महीने तो 12 कॉलम तो एग्जामिनर हमसे नहीं बनाता, मैक्सिमम क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टर बनवा लेगा और साल के 4 क्वार्टर बनवा लेगा, इससे ज़्यादा वी डोंट एक्सपेक्ट। तो या ये 4 क्वार्टर में ब्रेक होगा या ये 1 कॉलम सालाना कॉलम ही रहेगा। हम पढ़ते हैं सवाल फिर देखते हैं। Sadiq Limited is in the process of preparation of budget for the year ending 31st December 2018. Following are the extracts from the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2017. बजट बनाना है उस साल का जो भी ख़त्म होना है, एंडिंग, और डाटा दिया गया उस साल का जो ख़त्म हो चुका है, एंडेड। ठीक है, कोई ध्यान से पढ़िएगा, जो साल ख़त्म होने वाला है उसके लिए हम ईयर एंडिंग का टर्म यूज़ करते हैं, जो साल ख़त्म हो चुका है उसके लिए हम ईयर एंडेड का टर्म यूज़ करते हैं। तो बजट बनाना है ईयर एंडिंग 2018 का और डाटा गिवन है ईयर एंडेड 2017 का। डाटा में है चीज़ रुपीज़ इन मिलियन, सेल्स जिसमें 30% कैश है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एज ऑन 1 जनवरी 2017, मतलब ये जिस साल का P&L है उसका ओपनिंग बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पीरियड का ओपनिंग नहीं है, हमारा पीरियड जिसका बजट बनाना है वो उसका ओपनिंग होगा 1 जनवरी 2018, ये 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग। क्या इसकी अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, आगे चलेंगे तो देख लेंगे। 152 मिलियन है। There were no opening or closing inventories of work in process and finished goods. SL follows FIFO method for valuation of inventories. आपको याद होगा हमने एक P&L में बजट बनाया था, उसमें भी FIFO की एडजस्टमेंट आई थी, याद है ना। तो एक तो P&L में FIFO की एडजस्टमेंट हमने देखी थी और अब हम एक कैश बजट में FIFO की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री में देखेंगे। दैट इज द मेजर ट्रिक। इस सवाल का भी मेजर ट्रिक वही है, FIFO की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री में। तो उसको ज़रा तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो मैंने P&L में दिखाई थी वो एडजस्टमेंट भी कई सवालों में रिपीट हुई भी है, और ये जो एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखेंगे ये एडजस्टमेंट भी कई सवालों में रिपीट हुई है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ये एडजस्टमेंट बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। तो इसमें जो हम रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट करेंगे FIFO के लिहाज से, उसको तवज्जो से देखिएगा, उसको तसल्ली से समझ के सीखिएगा, 2-3 दफ़ा हाथ से गुजारिएगा, समझ के, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि एग्जामिनर उसमें थोड़ा सा दाएं बाएं करके चीज़ें बदल देते हैं। मैं आपसे शेयर भी करूँगा कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छा जी, फॉलोइंग प्रोजेक्शंस टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। प्रोजेक्शन क्या है अगले साल की। सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%। फर्दर, credit period offered to customer would be reduced from 45 to 30 days. As a result, volumes of cash and credit sales
are expected to increase by 10% and 5% respectively. 5% डिस्काउंट दोगे, डेटर पीरियड रिड्यूस करोगे 45 से 30 पे, फ़ायदा क्या होगा? सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, कैश सेल का 10% और क्रेडिट सेल का 5%। यह है जी सेल्स प्राइस और वॉल्यूम की कहानी, जो कि हमारे लिए काम आएगी कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स बनाने में। रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 532। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इसकी बात कर रहा है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। इसकी बात कर रहा है जी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की रेशियो जो थी वाज पिछले साल 532 रही थी फॉर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रिस्पेक्टिवली। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये सारे के सारे फिक्स हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2/10 ओवरहेड्स होते हैं, ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2/10 ओवरहेड्स हैं, उसका 20% फिक्स है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे फिक्स और फैक्ट्री ओवरहेड का 20% फिक्स। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017 अमाउंटेड टू, पिछले साल डेप्रिसिएशन 100 मिलियन थी, and was a portion between manufacturing cost and operating expenses in the ratio 70-30. Depreciation for the next year would remain the same. पिछले साल एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी थी, अगले साल भी सेम डेप्रिसिएशन आएगी 2018 में। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री would be maintained at 30 days of consumption. Up to 31st December 2017, it was maintained at 45 days of consumption. Raw material prices and direct labor rate would increase by 10% and 6% respectively. Impact of inflation on all other costs will be 5%. Existing policy of payment to raw material supplier is 30 days, is to be changed to 15 days. Other costs are to be paid in the month of incurrence. लीजिए जी, ये हमारा कैश बजट के लिए डाटा उसने दे दिया और हमें 2018 के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बजट करना है। बेटा ज़रा यहाँ पे अगर हम आइटम देखें ना, मुझे जो नज़र आ रही हैं, एक तो सेल्स में हमारी रिसीट्स आएंगी, कैश सेल, क्रेडिट सेल। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इन तीनों को अलग-अलग देखना पड़ेगा क्योंकि तीनों की पॉलिसी अलग-अलग है, तीनों के मसले अलग हैं। और चौथी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मुझे 4 आइटम लग रही हैं जिनको हमें लेके चलना है पेमेंट के लिहाज से। तो एक बार सवाल को फिर पढ़िए और ये सोचते हुए पढ़िए कि आपको क्या क्या रिसीट्स और पेमेंट्स चाहिए। बाय द वे यहाँ पे कोई मंथली या क्वार्टरली कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, हमें सालाना ही बजट बनाना है, एक कॉलम ही बनाना है।
अच्छा जी, ये हमारा फॉर्मेट होने वाला है जिसको हम पॉपुलेट करने जा रहे हैं। इनफ्लोज में हमारे पास कैश और क्रेडिट सेल से पैसा आना है, आउटफ्लोज में मटीरियल है, वेजेस हैं, ओवरहेड के मैंने दो हिस्से कर दिए क्योंकि फिक्स ओवरहेड की एडजस्टमेंट्स कुछ और होती हैं और वेरिएबल ओवरहेड की एडजस्टमेंट कुछ और होती हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आइटम ले ली, ये मैंने पीएनएल को पढ़ा, नोट्स पढ़े, उसके हिसाब से मैंने ये आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैश सेल से रिसीट्स। रुपीज डाटा है जी हमारे पास, तो हम रुपीज इन मिलियन में ही लेके चलते हैं। हमें पता है कि कैश सेल्स इज इक्वल टू कैश रिसीट। तो हम देखते हैं हमारी अगले साल कैश सेल्स कितनी होंगी। मतलब मुझे पिछले साल की कैश सेल्स पता है, इसमें अगले साल की चेंजेस डाल दो। क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं? 5% प्राइस में कमी है और 10% वॉल्यूम में इजाफा है, तो अगले साल की कैश सेल्स आ गई। वेरी सिंपल। मेरे पास पिछले साल की कैश सेल्स ये हैं जनाब, इसमें 5% की प्राइस रिडक्शन ले लो और इसमें 10% का वॉल्यूम का इजाफा ले लो। अच्छा, इसको 0.95 लिखो, इसको 1.1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। 0.95 कर लो, 95% कर लो, इसको 1.1 कर लो या 110% कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो बताइए कैश सेल्स 235.25 लीजिए जी, ये मेरी कैश सेल्स हैं और यही मेरी रिसीट्स हैं। तो कैश सेल्स इज इक्वल टू कैश रिसीट्स। अच्छा जी, क्रेडिट सेल्स की कहानी में कुछ डेटर्स का रोल आ रहा है। क्रेडिट सेल्स हमें कितना रिकवर होगा, तो ये आपने वर्किंग जो हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी है, ये वर्किंग आपने अपने कैश फ्लोज में भी बनानी सीखी होगी। रिसीट फ्रॉम डेटर्स बनाते थे ना, वहाँ पे गए रिसीट फ्रॉम डेटर्स कैसे निकालते थे? टी अकाउंट बना के भी निकल सकती है और स्टेटमेंट से भी निकल सकती है, ठीक है। तो चले, मैं ज़्यादा आप लोगों ने किस मेथड से सीखी है, स्टेटमेंट से या टी अकाउंट से? तो टी अकाउंट से करते हैं जनाब। ये जी क्रेडिट सेल्स रिकवरी वर्किंग वन, और वर्किंग वन में मैं डेटर्स का अकाउंट बनाऊंगा। मैं डेटर्स का अकाउंट बनाऊंगा जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, जिसमें क्रेडिट सेल्स होती हैं यहाँ पे जनाब, इधर बैलेंस कैरी डाउन होता है और यहाँ पे कैश रिसीट्स होती हैं जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर होती हैं। एम आई राइट? लीजिए जी, यहाँ पे हम काम करते हैं इसके ऊपर। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब हमें 2017 का एंड पे क्लोजिंग डेटर क्या मिले होंगे? 45 डेज ऑफ सेल्स। हमें कहा गया है 2017 में हमारी पॉलिसी थी 45 दिन के क्रेडिट की, इसका मतलब 2017 में हमारा डेटर बैलेंस 45 दिन की सेल्स के बराबर था। तो भाई 2017 में क्रेडिट सेल्स का 70% डिवाइडेड विद 360 इंटू 45। लीजिए जी, बताइए बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 60 656.25। लीजिए जी, हमारे डेटर्स आ गए ओपनिंग। क्रेडिट सेल्स पिछले साल की सेल्स में 5% प्राइस की कमी और 15% वॉल्यूम का इजाफा, यही कहानी। सॉरी 5% इजाफा है, 5% इजाफा जी, 105%। लीजिए कितने रेवेन्यू? 5236.88। इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन 30 डेज, तो जनाब 5236.88 ओवर 360 इंटू 30, 436.41। तो बताइए जनाब बैलेंसिंग फिगर आपका क्या ही
डेटर से रिसीट्स की। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। 5472 5456.72 जी। सिंपल कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। डेटर का अकाउंट बना लें, टी अकाउंट, जैसे आपने अपने अर्लियर स्टडीज में सीखा हुआ है। डेटर से कितने पैसे रिकवर होंगे अगले साल, लेजर अकाउंट डेटर्स का बनाएं तो वहां से हमें पता लगे। अदरवाइज इट्स इक्वेशन में देखो तो इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज इक्वल टू रिसीट्स। तो आप स्टेटमेंट से बना लो या लेजर से बना लो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो रिसीट्स की साइड हमारी क्लोज होगी। कितना बना टोटल रिसीट जनाब? इनफ्लोज कितनी बनी? 7807.97। ये हमारी टोटल रिसीट्स आ गई। उसने कहा जी इनफ्लो का बजट बनाओ, आउटफ्लो का बजट बनाओ। अच्छा जी, इन खर्चों में सिर्फ मटेरियल है जो क्रेडिट पे है, एम आई राइट? बाकी सारे खर्चे तो उसने कहा जी विल बी पेड एज इनकर्ड, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हेडिंग्स में तो मुझे सिर्फ अगले साल का खर्चा एस्टिमेट करना है, जो अगले साल की कॉस्ट है वही पेमेंट है। सिर्फ मटेरियल में क्रेडिट उधार चलना है तो उसके लिए मुझे पेएबल का लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं रिसीवेबल का लेजर बनाना, उसमें मुझे पेएबल का लेजर बनाना पड़ेगा, जिसमें पेएबल का ओपनिंग बैलेंस, फिर परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, फिर पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग पेमेंट हम वहां से निकलेगी हमारी। मटेरियल के अगेंस्ट पेमेंट्स हम पेएबल के लेजर से देखेंगे, वो बाद में देखते हैं। पहले हम इनको डील कर लें जरा, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ अगले साल का खर्चा प्रोजेक्ट करना है। अच्छा जी, अब इसमें ये दो कॉस्ट वेरिएबल है और ये दो कॉस्ट फिक्स्ड है, ऐसा ही है। वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आती हैं कहां से? वॉल्यूम से, प्राइस से। और फिक्स कॉस्ट में चेंज आती है सिर्फ प्राइस से या इन्फ्लेशन से, कह लें एक ही बात है, ठीक है। लेकिन फिक्स कॉस्ट में ख्याल रखना होता है कि नॉन कैश कॉस्ट भी आ रही होती है, डेप्रिसिएशन। तो हम तो कैश बजट बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ख्याल रख के चलनी है। तो मैं इस वर्किंग को शुरू करने से पहले एक मुझे छोटी सी वर्किंग बनानी है यहाँ पे, जो कि एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ में ले लूँ, एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज ले लूँ, क्योंकि मेरा वॉल्यूम, कैश का वॉल्यूम 10% से बढ़ रहा है, क्रेडिट का 5% से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तो टोटल मुझे सेल्स में वॉल्यूम इंक्रीज चाहिए ना, तो उसके लिए मैं दोनों का एवरेज निकाल लेता हूँ। कई तरीके हो सकते हैं, मैं इसको ज़रा आसान तरीके से अपनी ज़बान में देखूँ तो मुझे बताया गया है कि मेरी 30% कैश सेल्स है, 70% क्रेडिट सेल्स है। तो इसका मतलब अगर मैं 100 यूनिट बेचता था तो कैश सेल्स 30 हैं और क्रेडिट सेल्स 70 हैं। कैश सेल में कितना इजाफा आया? 10%। और क्रेडिट सेल में कितना इजाफा आया? 5%। इसका मतलब अगले साल कैश सेल में कितने यूनिट बिकेंगे और क्रेडिट सेल में कितने बिकेंगे? 73.5. मतलब पहले मैं 100 बेचता था, अब मैं बेचूंगा 106। कितनी इंक्रीज आई? 6.5. दिस इज माय एवरेज इंक्रीज। मैं एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज, एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज इज 6.5%, ठीक है जी। मेरी एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज इज 6.5%, क्योंकि कैश सेल्स 30%, इसमें 10% इजाफा, क्रेडिट सेल्स 70%, इसमें 5% इजाफा। तो मेरा 100 से वॉल्यूम उठ के 106.5 पे चला जाएगा। इसका मतलब मेरा एवरेज इजाफा जो आएगा, टोटल सेल में जो इजाफा आएगा वो 6.5 है। इसको एवरेज इजाफा कह लीजिए या इसको टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कह लीजिए। कैश सेल का वॉल्यूम इंक्रीज फर्क है, क्रेडिट सेल का फर्क है, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज 6.5% है। ये मैंने टोटल वॉल्यूम इंक्रीज से निकाला कि वेरिएबल कॉस्ट मेरा वॉल्यूम इंक्रीज आना है और वो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज आना है। कैश सेल की वजह से थोड़ी वेजेस बढ़नी है, सिर्फ क्रेडिट सेल में इजाफे से भी तो वेजेस बढ़ेंगे ना। तो इसलिए मुझे 6.5%, मेरे लिए जो रेलेवेंट यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज है वो है 6.5%।
ना 10 है ना 5 है। अब हम यहां पे वर्किंग बना सकते हैं बड़ी आसानी से। लेट्स टॉक अबाउट वेजेस। पिछले साल मेरी वेजेस कितनी थी? मैं चलें इसको, मैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ना चीज़ें मुझे शॉर्ट करनी पड़े, मैं इसको वर्किंग 3 में ले जाता हूँ। पिछले साल मेरी वेजेस कितनी थी भाई? मैं अगर फैक्टर बनाऊं 70 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 30% 3/10 ये पिछले साल की वेजेस है मेरी। क्यों बताया क्या ना 532 ये रेशो थी। तो पिछले साल की वेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 3/10। अगले साल इसमें क्या क्या चेंज आने हैं? एक वॉल्यूम का 106.5% कर दूं या 1.065 कर दूं, और दूसरा रेट का। रेट कितना जी? सैलरी कितनी बढ़नी है? 6%। लीजिए जी अगले साल की वेजेस आ गई। इतनी सी कहानी है। क्या आई? 1354.68। लीजिए जी ये सॉरी बेटा वो अदर कॉस्ट के लिए वेजेस का उसने कहा है, वेजेस ने 6% से बढ़ना है। वो उसने लिखा है अदर कॉस्ट जिनका उसने नहीं बताया। उसने मटेरियल का बता दिया, वो 10% से बढ़ेगी। प्राइसेस में इजाफा, यही तो इन्फ्लेशन होती है ना भाई। उसने कहा था प्राइसेस मटेरियल 10% से बढ़ेंगी, प्राइसेस वेजेस 6% से बढ़ेंगी। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल अदर कॉस्ट, बाकियों पे जो बच गए। क्या बच गए? ये दो बच गई ना, इसका 10%, इसका 5%, इसका 6%। जो बाकी बच गए ये 3 बच गए, इनका 5%। ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो ये वॉल्यूम में इजाफा और ये प्राइस में इजाफा, ये मेरे अगले साल की कॉस्ट, अगले साल की कॉस्ट, अगले साल की पेमेंट। अच्छा जी, इसी अंदाज में मैं वर्किंग 4 वेरिएबल ओवरहेड की बनाता हूं। पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पिछले साल के ओवरहेड्स देखिए जरा, 2/10 ये ओवरहेड्स हैं, ये टोटल ओवरहेड्स हैं। मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल ओवरहेड कितने होते हैं? 80%। उसने कहा जी ओवरहेड में 20% फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल है 80%। लीजिए जी ये मेरे पास पिछले साल के वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? 2 वेरिएबल है ना भाई, तो एक वॉल्यूम का और एक इन्फ्लेशन का। तो वॉल्यूम का 1.065 और इन्फ्लेशन का 1.05, क्योंकि ये अदर कॉस्ट है। तो बताइए जनाब अगले साल का वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस 715.68। वेरिएबल ओवरहेड पेमेंट है 715.68। अच्छा जी अब आइए फिक्स्ड ओवरहेड पे, वर्किंग नंबर 5 फिक्स्ड ओवरहेड की। हमारी पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पिछले साल के ओवरहेड्स और पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गई जी, पहुंच गए यहाँ तक। मैं क्या बना रहा हूँ? कैश बजट। ये पिछले साल की फिक्स कॉस्ट आई है, मुझे अगले साल की फिक्स कॉस्ट चाहिए, लेकिन कैश कॉस्ट ऑनली। अच्छा अब तो यहाँ पे कीजिएगा, अब मुझे पहले इन्फ्लेशन लगानी है फिर डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करके। क्यों बोला? क्योंकि डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन नहीं लगती। बिल्कुल ठीक कहा जनाब। तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो जो कि है 100 का 70%, 100 का 7/10। ठीक है, 7/10 73 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, 7/10। ठीक हो गया। ये डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो बचा
इस पे लगाओ तो इन्फ्लेशन 5% वाली, तो अगले साल का फिक्स ओवरहेड का खर्चा आ गया, तो कितना आया भाई? 94.50 मिलियन फिक्स्ड ओवरहेड 94.50। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे फिक्स्ड हैं, तो इसके लिए वर्किंग 6 बना लें। कितने थे पिछले साल? 1250। पिछले साल थे 1250, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो 100 का 3/10, फिर इस पर इन्फ्लेशन लगाओ 1.05। लीजिए जी, अगले साल का खर्चा आ गया 1311, जो खर्चा वही पेमेंट। बेटा ये वैल्यू गलत आ रही है, फैक्टर हमने ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर 1281। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अगर आप इस चीज़ को पिक कर लेते हो, चीज़ों को बेटा अगर आप खुद सोचोगे ना तो बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाती हैं। जैसे मैंने एवरेज ग्रोथ कह लो या टोटल वॉल्यूम ग्रोथ निकाल ली, उसके बाद मेरी वर्किंग बड़ी आसानी से आप फॉलो कर पा रहे हो, आपको समझ आ रही हैं। लेकिन अक्सर मैं जिस चीज़ से आपको हमेशा दूर रहने का कहता हूँ, एग्जामिनर सोल्यूशन। अब अगर आप एग्जामिनर सोल्यूशन की वर्किंग पर जाते हैं ना, तो ज़रा ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की वर्किंग मुझे समझा के दिखाओ ज़रा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ से कहानी शुरू हुई है और ये जाती जा रही जाती जा रही जाती जा रही। हमारे वेरिएबल ओवरहेड की कहानी कितनी है? वर्किंग नंबर कौन सी थी? 4। ये बढ़िया जी, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं। इधर गिनो ज़रा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम अज़ कम। और ये सारी कहानी गड़बड़ क्यों की हुई है कि उसने इस चीज़ को अलहदा सिंप्लीफाई नहीं किया। मैंने एक वर्किंग में आपको ये सिंप्लीफाई करवा दिया, बात समझ आ गई, भाई एवरेज ग्रोथ इतनी है तो आगे कहानी खत्म होगी। उसने ये 70-30 70-30 हर कैलकुलेशन में डाली हुई है, हर वेरिएबल में अलहदा से डाली हुई है। जबकि अब आप उसको समझने जाओगे, उसका ऑडिट करने बैठो, जैसे अक्सर आप लोगों को शौक होता है कि क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन पढ़ा, ऑडिट कर ले भी क्या किया इसने, तो शायद ही आप में से कोई एक बच्चा भी इसको समझ पाए कि इसने क्या किया हुआ है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपना दिमाग आप इस्तेमाल कीजिए। चांसेस यही कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आप वो जो मैंने अप्रोच दी है, भाई वेरिएबल कॉस्ट है ना, क्या चेंज आएगा? एक वॉल्यूम का आएगा, एक प्राइस का आएगा, तो वॉल्यूम का चेंज निकालो। इशू क्या था? सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस 2 थे, सिर्फ एक चैलेंज था कि भाई वॉल्यूम चेंजेस 2 हैं, एक 10 है और एक 5 है, इसको एवरेज कर लो। टोटल में देखो कितना फर्क पड़ता है। तो टोटल के लिए मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला दे दिया, इसको कैलकुलेट करने के 6.5 कैलकुलेट करने के, प्रेजेंट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, जो भी आपके दिन में कर लो। लेकिन मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया, बिल्कुल रॉ मेथड से समझाएगा, भाई आप 6.5 ऐसे निकाल लो। अब आगे कहानी आसान है, वॉल्यूम चेंज, प्राइस चेंज, ओनली प्राइस चेंज, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज, प्राइस चेंज है, यहाँ पे नॉन कैश निकाल कर फिर प्राइस चेंज है, दैट्स इट। ये एडजस्टमेंट किए, तुम्हारे सारे खर्चे आ गए। अब हमारी सिर्फ मटेरियल की वर्किंग रह गई है, जिसके लिए हमें वर्किंग 7 बनानी है। ये पार्ट मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया। इसमें मैं भी 15 मिनट लग जाए इसको डिस्कस करने में, इसमें हम कल बात करेंगे क्योंकि दिस इज़ द की वर्किंग जिस सवाल में एग्जामिनर ने टेस्ट की है। और अगर मैं कहता हूँ ये की वर्किंग है, बाकी सवाल अगर हम कर लेते हैं तो इसका मार्किंग स्कीम देखें। परचेजेस की पेमेंट, ये मतलब अगर हम सवाल को सब जो हम कर चुके हैं अब तक, हम 16 में से 11.5 नंबर स्कोर कर चुके हैं। ये एक और यहां से एग्जाम पॉइंट कम से कम पिक कर लो कि अगर आप चलते चलते यहां पे पहुंचे और यहां फंस गए और यही छोड़ कर चले गए तो आप 4 या 5 नंबर लेके आगे जा रहे हो। अक्सर बच्चों की अप्रोच जो होती है, शुरू किया, इधर पहुंचे, इधर फंस गए, समझ नहीं आई, 15 20 25 मिनट लगाया, आधा घंटा लगाया, बाकी टेंशन में छोड़ के चले गए। मैंने जो आपसे अप्रोच डिस्कस की कि भाई जो मैं बताता हूं कि आप सवाल का फॉर्मेट पहले बनाते हो,
तो एटलीस्ट यू गेट सम हिंट कि कौन सी वर्किंग आसान है, कौन सी मुश्किल है। जो आसान है पहले वो कर लो। मतलब मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो सवाल आपके सामने हल कर रहा हूँ, आई वांट यू टू डू इट इन द सेम सीक्वेंस इन द एग्जाम, कि पहले अब ये काम कर लो, ये आसान लग रहा है, इसमें फाइफो की एडजस्टमेंट आनी है, इसमें क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट आनी है, क्रेडिटर बैलेंसेस कैलकुलेट होने हैं, इन्वेंट्री बैलेंसेस कैलकुलेट होने हैं, इसकी वर्किंग में टाइम लगना है, तो इसलिए मैंने इसको हाथ ही नहीं डाला, मैंने इजी वर्किंग कर ली है। अब इजी वर्किंग करने के बाद जैसे आपने देखा हम 11.5 नंबर तो स्कोर कर चुके हैं। इसकी मुझे 2-3 मिनट में समझ आएगी, मैं कर लूँगा, नहीं समझ आएगी तो 11.5 16 में से कोई बुरा स्कोर होता है? इट्स अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है ना। 70% के करीब तो बन ही जाता होगा मेरे ख्याल में, तो बहुत अच्छा स्कोर है, 70% प्लस स्कोर है, ठीक है। तो हमें अब एग्जामिनेशन अप्रोच यहाँ से भी सीखनी है। तो बहरहाल हम एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट एग्जाम में पड़ सकती है जो हमें वहाँ पे क्लिक ना हो, खुदा ना खास्ता। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें उससे घबरा नहीं जाना एक एडजस्टमेंट ना आने की वजह से। हमें जो आती हैं उन पर तवज्जो रखनी चाहिए, जो एक फंस रहे हैं उसको बाईपास कर जाएंगे, कोई इशू नहीं, उसके बगैर भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 में जैसे मैंने कहा था कि हमने मटीरियल कंजम्पशन हैंडल की थी पीएनएल बजटिंग में विद फाइफो। एक वहाँ पे मटीरियल कंजम्पशन को हैंडल करने की एक टेक्निक थी, और एक यहाँ पे जहाँ पे मटीरियल के अगेंस्ट पेमेंट को हमें हैंडल करना है विद फाइफो। इधर भी फाइफो का जिक्र है, गालबन यहाँ पे भी कंपनी फाइफो यूज़ कर रही है। तो मटीरियल के अगेंस्ट पेमेंट को विद फाइफो कैसे हैंडल करना है, ये जो स्किल हम यहाँ पे सीखेंगे, ये स्किल भी रिपीटेड क्वेश्चन में टेस्ट हुई भी है। जैसे पीएनएल की स्किल का मैंने आपको कहा था कि कंजम्पशन विद फाइफो पीएनएल बजट में मल्टीपल क्वेश्चन में आई हुई है, तो ये जो स्किल हम यहाँ सीखेंगे ये भी मल्टीपल क्वेश्चन में आई हुई है। अच्छा जी, इसमें अगर हम रिकॉल करें तो ये जो बिज़नेस था इसकी वॉल्यूम ग्रोथ 6.5% हमने निकाली थी, ऐसे ही। तो मटीरियल परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट, मटीरियल परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट तो आएगी आपका पेबल अकाउंट से, जैसे कल हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बनाई थी रिसीवेबल के अकाउंट से। इसी तरह पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस भी बनेगी ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट से, जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आएगा ब्रॉट डाउन, फिर परचेजेस बजटेड परचेजेस में क्रेडिट होंगी, और क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन होगा, और बैलेंसिंग फिगर आपकी पेमेंट होगी। तो हमें बनाना है ट्रेड पेबल अकाउंट, लेकिन ट्रेड पेबल अकाउंट बनाने के लिए हमें जो सबसे अहम फिगर वर्कआउट करनी है दैट इज बजटेड परचेजेस, ठीक है जी। अच्छा, बजटेड परचेजेस की इक्वेशन पे अगर हम बात शुरू करें तो इक्वेशन तो बजटेड परचेजेस की रहती है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन की इक्वेशन तो सीधी सी यही रहती है। तो हमने बजटेड, लेकिन सब कुछ बजटेड लेवल का बनाना है। अगले साल हम कितनी अमाउंट का रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय द वे क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, अमाउंट में बात होगी, ठीक है। रॉ मटेरियल क्वांटिटी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। बात ये ख्याल कीजिएगा, जो हमने पढ़ा था ना पीएनएल बजट, वहाँ पे रॉ मटेरियल क्वांटिटी का जिक्र था कि इतनी क्वांटिटी पर यूनिट इस्तेमाल होती है तो हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए होगी, याद है। वहाँ पे हमने प्रोडक्शन यूनिट से कंजम्पशन क्वांटिटी बनाई थी, फिर उस क्वांटिटी में से हमने कहा था इतनी तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की पड़ी है, ये पुराने रेट पे होगी, ये हमारी नए रेट पे आएगी, तो कंजम्पशन हमने इस तरह वहाँ पे मेजर की थी। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो फ़र्क नोट करोगे, क्वांटिटी तो नहीं है, यहाँ पे तो वैल्यू की बात हो रही है कि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 5/10 नीचे आ रहा गए, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 5/10 ये आ रही है जी, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है जी। और रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रॉ मटेरियल परचेज आती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, कंज्यूम्ड, बिल्कुल ठीक है जी। ये तो कॉस्ट है, तो कंजम्पशन इज द कॉस्ट, ठीक है, परचेज इज नॉट अ कॉस्ट। तो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है पिछले साल का, जो कि 5/10 है। इसमें रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऐसे ही है। और वेरिएबल कॉस्ट में नेक्स्ट पीरियड में पीरियड टू पीरियड चेंजेस आती हैं, प्राइमरली कितनी वजह से? 3 पॉसिबल रीजन से। पॉसिबल नंबर 1 वॉल्यूम, रीजन नंबर 2 प्राइस, रीजन नंबर 3 वेस्टेज। प्राइस एंड इन्फ्लेशन इज द सेम थिंग। रीजन नंबर 1 वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, रीजन नंबर 2
प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। रीजन नंबर 3, वेस्टेज बदलेगी तो कंजम्पशन बदलेगी, वेस्टेज भी बदल जाती है। लेबर में जैसे 3 रीजन क्या बन सकती हैं, वॉल्यूम, रेट एंड एफिशिएंसी। और हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं पिछले सवालों में, कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन देखी हुई, 3 फैक्टर से चेंजेस आई हुई हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वेस्टेज मटेरियल की बात करें तो वेस्टेज का चेंज नहीं है, वेस्टेज का चेंज का जिक्र नहीं है। यहाँ पे 2 ही चेंजेस आनी है, एक वॉल्यूम की और प्राइस की। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं। हमने वर्कआउट क्या करना था, हमने कहा जी पहले हम निकालनी है अगले साल की परचेजेस, परचेजेस से फिर पेबल अकाउंट में पेमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो परचेजेस निकालने में हमें चैलेंज क्या आ रहा है भाई, मैं अगर यहां से कंजम्पशन लेना चाहूं, मैं वर्किंग बनाता हूं। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल बजटेड कंजम्पशन बनाना चाहता हूं, बजटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन। पिछले साल की कंजम्पशन 4000 का 5/10, पिछले साल की कंजम्पशन 4000 का 5/10। अब इसमें क्या क्या चेंजेस डालनी है, सबसे पहले वॉल्यूम को डाल दो। अब जरा सोचो कीजिएगा यहाँ पे, अब क्या प्राइस की इन्फ्लेशन कितनी है इसमें, 10%। क्या मुझे इसमें प्राइस की इन्फ्लेशन डालनी चाहिए, विल दैट बी अप्रोप्रिएट, व्हाई नॉट, क्योंकि ये तो कंजम्पशन है, कंजम्पशन में तो ओपनिंग रॉ मटेरियल भी आ रहा होता है, एंड प्राइस शुड नॉट अफेक्ट द ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसमें क्या बन रहा है कि भाई ये तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है अगले साल की, जिसमें FIFO बेसिस पे कुछ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक से कंज्यूम हो रहा है, कुछ रॉ मटेरियल अगले साल की परचेजेस से कंज्यूम हो रहा है। तो जो तो अगले साल की परचेजेस से कंज्यूम हो रहा है ना, प्राइस चेंज तो सिर्फ उसमें आनी है, तो मैं प्राइस चेंज इसमें नहीं डाल सकता, ये तो टोटल कंजम्पशन है, इसमें तो ओपनिंग रॉ मटेरियल भी है। अच्छा फिर हम करते क्या है, हम करते क्या है कि भाई अच्छा हमने वॉल्यूम चेंज तो डाल दी है, हम फॉर द टाइम बिंग परचेज को इग्नोर कर देते हैं, प्राइस इंक्रीज को इग्नोर करते हैं। फॉर द टाइम बिंग लेट्स इग्नोर द प्राइस इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज को इग्नोर करें तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विदाउट प्राइस चेंज अगर मैं लाऊंगा तो मुझे ये बजटेड परचेजेस तो मिलेंगी, लेकिन क्या मिलेंगी, लेकिन पुरानी प्राइस पे। ये बजटेड परचेजेस हैं, पुराना साल कौन सा चल रहा था, ये 2017, ये पुराने बजटेड परचेजेस हैं एट 2017 प्राइसेस। भाई अब तो परचेजेस है ना ये, अब तो ये कंजम्पशन नहीं है, तो जब परचेजेस पे पहुंच गए तो अब इन्फ्लेशन इसमें आप डाल सकते हैं। अब इसमें इन्फ्लेशन डालें तो ये जनाब आपकी बजटेड परचेजेस आ गए। ये टेक्निक जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना उसमें भी ये टेक्निक यूज़ हुई हुई है, इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी ये टेक्निक यूज़ हुई हुई है, लेकिन थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन भी थोड़ी सी आगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो चलें 1 बाय 1 शुरू करें। ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है रुपीज़ इन मिलियन में, 2130। ये हमारी कंजम्पशन है, अगले साल की बजटेड कंजम्पशन है विदाउट प्राइस चेंज, प्राइस चेंज नहीं डाली हमने। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल की पॉलिसी क्या लिखी हुई है जी यहाँ पे, क्या लिखी हुई है उसने, पॉइंट नंबर 4 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये है जी पॉइंट नंबर 4, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड 30 days ऑफ कंजम्पशन अप टू 31 दिसंबर इट वाज मेंटेन्ड एट 45, मतलब अगले साल 30 दिन ऑफ कंजम्पशन है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30 दिन ऑफ कंजम्पशन पे होगा। तो 2130 ओवर 360 इंटू 30 कितना है, 177.5। और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का था, पिछले साल वो कह रहा है जी 45 डेज कंजम्पशन पे था, तो पिछले साल की कंजम्पशन तो ये पड़ी है ना भाई, 4000 इंटू 5/10, ये 45 ओवर 360, तो बताइए जनाब 21250। लीजिए जी, यहां से निकालिए परचेजेस,
2057.5. 2057.5, इसमें डालिए इन्फ्लेशन 10% की 2263.25. 0.25। लीजिए जी, ये आ गई हमारी रॉ मटेरियल की बजटेड परचेजेस अगले साल की। ये वर्किंग देख लीजिए बेटा, इसमें हमने वॉल्यूम चेंज और प्राइस चेंज दोनों को एडजस्ट किया, लेकिन हमने वॉल्यूम चेंज को पहले स्टेप में एडजस्ट कर लिया और ये हमने प्राइस चेंज, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हमने एडजस्ट की है। अब जब ये काम हो गया है तो अब हम ट्रेड पेबल का लेजर बना सकते हैं। अब हम ट्रेड पेबल या ट्रेड क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे, एक ही बात है, और इसमें हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, इसमें हम परचेजेस, बजटेड परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, इधर से बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, और ये बैलेंसिंग फिगर होगी, ये कैश पेमेंट्स होंगी, ये कैश पेमेंट्स होंगी, बैलेंसिंग फिगर। पेबल्स की पॉलिसी क्या है जी हमारी ट्रेड क्रेडिटर्स के साथ? एग्जिस्टिंग, ये नोट नंबर 7 है जी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर इज 30 days इज टू बी चेंज टू 15 days। मतलब अगले साल या 15 दिन होगा, मतलब अगले साल हमारे जो क्लोजिंग, पहले बाय द वे परचेज की फिगर तो डाल लेना, यहाँ पे परचेज की फिगर ये है 2263.25, ये हमारी परचेज हैं। तो हमें कहा गया अगले साल परचेजेस का 15 दिन, तो क्लोजिंग बैलेंस होगा 2263.25 ओवर 360 इंटू 15, कितना जी? 94.30। अब हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन चाहिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल की परचेजेस का 30 days। तो पिछले साल की परचेज किधर है? किधर है? ये की तो नहीं है भाई, ये तो 2018 की परचेजेस हैं, लेकिन प्राइस 2017 की है। 2017 की परचेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2017 की परचेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 2017 की कंजम्पशन है, 2017 की कंजम्पशन प्लस 2017 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस 2017 का ओपनिंग स्टॉक। कहीं गिवन था ना, हमने कहा था ये क्यों गिवन है भाई, 152 कहीं दिया था उसने, ये इसलिए दिया था उसने 2017 का ओपनिंग स्टॉक हमें इसलिए दिया था कि हम 2017 की परचेजेस निकाल सकें। तो इसके लिए अगर मैं एक और वर्किंग यहाँ बनाऊं बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए, क्योंकि बल्कि मैं इससे करता हूँ कि बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा होगा 2017 की परचेजेस वर्किंग से लाते हैं इनटू 30 ओवर 360। तो ये परचेजेस हमारी कहाँ से आएंगी? रॉ मटेरियल परचेजेस फ्रॉम 2017, कंजम्पशन 4000 इंटू 5/10, ये 2017 की कंजम्पशन प्लस 2017 का क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन का 30 डेज होता था, 2017 में पॉलिसी क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रीओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला हुआ ना, ये इधर डाल दो बिल्कुल। ये 2017 का जो हमने इधर 2018 में ओपनिंग स्टॉक लिया, ये क्लोजिंग स्टॉक था, माइनस 152। तो निकालिए परचेजेस आ गई कितनी? 2098। ज़बरदस्त। तो 2098 यहाँ फीड कीजिए और बताइए यहाँ से बैलेंस कितना बना भाई? 174.83। लीजिए जी परचेजेस की फिगर, बैलेंसिंग निकाल लीजिए। ये आपका अकाउंट क्लोज करना है आपने, बैलेंसिंग फिगर 2343.78। ये है जी आपकी रॉ मटेरियल की पेमेंट, जो कि आपकी कैश बजट में जानी है। कैश बजट में जो मिसिंग फिगर थी हमारी कल रह गई थी,
वो ये एक फिगर हमारी रह गई थी, कैश पेमेंट अगेंस्ट मटेरियल।